हेलो डियर फ्रेंड, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर एलिमेंट्री टिश्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम में यानी यूपी ट्रिपल फार्मेसिस्ट एग्जाम में आने वाला। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आज हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्री टिश्यू के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। हमारा अब टिश्यू है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं। तो आप लोग बताइए, यहाँ पर हिंदी भी लिखा, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पढ़िए, साइटोलॉजी या हिस्टोलॉजी, पैथोलॉजी या फिजियोलॉजी। तो आपको पता होना चाहिए स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। तो आप लोग आंसर अपने अकॉर्डिंग जल्दी करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है, द टर्म टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय। जो टिश्यू टर्म हुआ था किसने दिया था। तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन पढ़िए, मेयर ने या मार्सेलो मेलपिगी ने, बिचट ने या फ्रेडरिक रुयस ने। तो आपको इसका जो टर्म टिश्यू कॉइन किया गया था हमारे साइंटिस्ट बिचट के द्वारा। सेकंड का करेक्ट आंसर होता है यहाँ पर थर्ड वाला। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 पढ़िए, क्या लिखा है, हु इज नोन एज फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। अब यहाँ पर पूछा गया है कि हिस्टोलॉजी के पिता कौन है। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन पढ़ो, मार्सेलो मेलपिगी, बिचट, मेयर या रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन से होते हैं, थर्ड का करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा, मार्सेलो मेलपिगी को बोलते हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। दी वर्ड हिस्टोलॉजी वाज गिवन बाय, वर्ड हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था, मेयर ने दिया था। कब दिया था, 1891 में। अगला हमारा है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के पिता कौन है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर क्या है, मार्सेलो मेलपिगी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है टर्म टिश्यू किसने दिया था, तो बिचट ने टर्म टिश्यू दिया था। तो ये सारे डिफिनीशन मतलब ये साइंटिस्ट के नाम याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस एग्जाम में। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। पूछा विच टिश्यू प्रोवाइड प्रोटेक्शंस कवरिंग टू अदर टिश्यू। मतलब कौन सा ऊतक जो अन्य ऊतकों को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। ऑप्शन पढ़िए, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या नर्वस टिश्यू। तो आप लोग को पता होना चाहिए ऊतकों को सुरक्षा प्रदान करने वाला जो अदर टिश्यू को जो सुरक्षा प्रदान करने वाला हमारा टिश्यू होता है वो कौन सा होता है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू होती है। तो चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए टिश्यू का, तो टिश्यू हमारे क्या होते हैं, मैंने बताया था जब ढेर सारी सेल्स आपस में कंबाइन होती है क्या बनती है, टिश्यू बनती है। तो टिश्यू क्या होती है, वही लिखा है, टिश्यू जो ग्रुप ऑफ सेल्स, और भी कैसे सेल्स, सिमिलर सेल्स दैट शेयर ए कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, जो जिनकी ओरिजिन भी सेम से हुई हो और वो आपस में मिलकर एक सेम फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे, इसी को बोलते हैं टिश्यू की ना सिंपल सी डिफिनीशन। अगर हिस्टोलॉजी के बारे में बोला जाए तो हिस्टोलॉजी क्या होती है, ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, टिश्यू का यानी ऊतकों का अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें टिश्यू को 4 बेसिक टाइप में बांटा गया है। पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हमारा मस्कुलर टिश्यू है, चौथा नर्वस टिश्यू। तो टिश्यू के चारों क्लासिफिकेशन पूरे क्लियर इनके एग्जाम्पल के साथ, इनके टाइप के साथ पता होना चाहिए। अगर इतना कवर कर लेते हैं तो टिश्यू का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम टिश्यू का क्लासिफिकेशन उनके टाइप के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर 4 टाइप है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तीसरा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में हमारे जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसके अंदर सिंपल स्क्वेमस आता है, सिंपल क्यूबॉइडल आता है, सिंपल कॉलमनर आता है और इसके अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम आती है। अगर हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में बात करें, इसके अंदर हमारे 3 टाइप होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जिसके अंदर क्रिटिनाइज और नॉन क्रिटिनाइज के सब टाइप आती हैं। उसके बाद आपका स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल आ जाती है, नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर आती है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में बात करें, इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड।
अगला हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अगर इनके सब टाइप के बारे में बात करें, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एरियोलर आती हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आती है, रेटिकुलर आती हैं। डेंस में आपका डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और इलास्टिक टिश्यू आ जाती हैं। स्पेशलाइज में आपके कार्टिलेज आती हैं, बोन्स आती हैं, ब्लड आ जाती है, हमारे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होती है। तो कार्टिलेज के अंदर अलग अलग टाइप होती है, हाईलाइन कार्टिलेज होता है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है, फाइब्रोइलास्टिक होता है, और बोन के अंदर आपका कॉम्पैक्ट बोन आ जाती है और स्पंजी बोन आ जाती है, और इसके अंदर ब्लड तो हो ही गया। मस्कुलर टिश्यू के 3 सब टाइप होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। और नर्वस टिश्यू में 2 होते हैं, न्यूरॉन्स और न्यूरोगिलिया। न्यूरोगिलिया को सपोर्टिंग सेल्स बोलते हैं। और न्यूरॉन्स के अंदर हमारे न्यूरॉन के जो पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर डेंड्राइट्स होता है, सेल बॉडी होता है, एक्सॉन्स, इन्हीं सबसे मिलकर हमारा न्यूरॉन्स बना होता है। इस तरीके से पूरा क्लासिफिकेशन टिश्यू का याद करेंगे, आधे ज्यादा क्वेश्चन आपके क्लासिफिकेशन से ही निकल जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां आता है। पढ़िए, क्वेश्चन पूछा गया है, एपिथेलियल टिश्यू इज डेवलप्ड फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर। हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो किस जर्मिनल लेयर से बना हुआ। तो ऑप्शन पढ़िए, पहला है एक्टोडर्म, दूसरा मेजोडर्म, तीसरा एंडोडर्म या ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है एक्टोडर्म से भी बना होता है, मेजोडर्म से भी बना होता है, एंडोडर्म से भी बना होता है, यानी ये तीनों लेयर से हमारा एपिथेलियल टिश्यू बना होता है। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा होता है 5वें का डी वाला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच टिश्यू डज नॉट कंटेन, इसमें से पूछा कौन सा टिश्यू है जो डज नॉट कंटेन, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और कैपिलरी नहीं पाई जाती है, मतलब किस ऊतक में रक्त वाहिकाएं या कोशिकाएं नहीं होती हैं। ऑप्शन पढ़िए, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या बोन टिश्यू। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से, तो जो एपिथेलियल टिश्यू होती है इसके अंदर ना तो ब्लड वेसल्स पाई जाती ना तो कैपिलरी पाई जाती। तो करेक्ट आंसर 6वें का बी वाला हो जाएगा। आगे यहाँ पर आप पूरा डिटेल देख सकते हैं एपिथेलियल के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू कॉमनली रिफर टू है जिसे एपिथेलियम बोलते हैं, जो हमारी बनी होती है मेड अप ऑफ मोर 1 या मोर लेयर ऑफ सेल से बनी हो सकती है। एपिथेलियल टिश्यू एक प्रकार का प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है जो कवर करता है बॉडी के सरफेस को, हमारे बॉडी के कैविटी को भी कवर करता है, ब्लड वेसल्स को भी कवर की रहती है और हमारे कुछ ग्लैंड्स को भी कवर की रहती है। उसके बाद हमारा एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड भी बनाती है। और इसको अगर हम पढ़ने के लिए देखा जाए, यही क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, ये कितने लेयर से डेवलप होती है, तो 3 प्राइमरी जर्मिनल लेयर से मिलकर बनी होती है हमारी एपिथेलियल टिश्यू। वो कौन कौन सी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। आगे इसका कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो करेक्टर है, सेल आर क्लोजली पैक्ड, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इसके अंदर जो सेल्स होते हैं बहुत पास होते हैं, ओके। और इसके अंदर डू नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स या कैपिलरी, इसके अंदर ब्लड वेसल्स कैपिलरी नहीं होती हैं, ए वेस्कुलर होता है, राइट। यही से क्वेश्चन पूछा गया। और रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पाई जाती हैं और एक हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। अगला इसका फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करता है प्रोटेक्शन में, सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में और एक्सक्रीशन में इसका रोल्स होता है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर इसका टाइप्स के बारे में आप टाइप पहले पढ़ चुके हो, 3 टाइप होता है, सिंपल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड और ग्लैंडुलर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें पूछा गया है दिस सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल इज नोन एज, जो हमारा सिंगल लेयर फ्लैट सेल चपटी कोशिकाओं की एकल परत को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रिपीटेड होते रहते हैं, कई बार आए हुए अलग अलग एग्जाम में, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। तो ऑप्शन पढ़िए, कॉलमनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम या सीलिएटेड एपिथेलियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल, जिसे चिपटी सेल बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। तो 7th का करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। वेयर इज द स्क्वामस एपिथेलियम फाउंड। अब तो आपसे पूछ रहा है स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है। स्क्वामस को हम लोग सेल की उपकला बोलते हैं और ये कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन पढ़िए, एल्ब्यूलाई ऑफ लंग में या इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट में या ब्लड वेसल्स में या ऑल ऑफ दीज। तो आप जब पढ़ेंगे इसको, हमारा जो स्क्वामस एपिथेलियम होता है लंग के एल्ब्यूलाई में पाया जाता है और हमारा हार्ट के इनर लाइनिंग में भी पाया जाता है, हमारे ब्लड वेसल में पाया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा 8वें का डी वाला हो जाएगा। तो आगे यहाँ से हम पूरा क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। तो अगर देखेंगे तो हमारे 3 टाइप होती हैं एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और सबकी डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद लोकेशन, इसके फंक्शन। तो अगर आप सिंपल स्क्वामस के बारे में बात करें तो ये बना होता है मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर और फ्लैटेंड सेल होती है। यहाँ पर देखिए एकदम चपटी सेल, देखो बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, इसलिए इसको फ्लैटेंड सेल के नाम से भी जाना जाता है।
और इसका जो लोकेशन होता है कहाँ पाया जाता है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, एयर सैक ऑफ लंग में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इट इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री, जो हमारा डिफ्यूजन वाला काम होता है उसको करवाता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर हम बात करें सिंपल क्यूबॉइडल जो होता है, नाम में ही क्यूब छुपा, यानी ये सिंगल लेयर तो है ही और एक क्यूब लाइक होती है। और इसमें अगर बात करें लोकेशन की, हमारे जितनी भी ग्लैंड होती हैं उनके डक्ट ऑफ ग्लैंड में पाई जाती हैं। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, जो हमारे किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं उनके जो ट्यूबुलर पार्ट होते हैं वहाँ पे पाई जाती हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर इसका मेन फंक्शन के बारे में बात करोगे आप, तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर यहाँ पर देख सकते हैं इसका लेयर थोड़ा सा मोटा होता है स्क्वैमस से, इसलिए इसको क्यूब लाइक बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अगर इसका डिफिनेशन बारे में बात करें, ये बना होता है सिंगल लेयर। देखो जो इससे हमारा एपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम हमारा, ये तीनों सिंगल लेयर की बनी होती हैं। तो अगर यहाँ पर देख सकते हो कंपोज ऑफ सिंगल लेयर, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो होगी कॉलमनर की, ये टॉल हो जाती है, थोड़ी सी लंबी लंबी हो जाती है, सिलेंडर लाइक हो जाती है। और इनमें जो न्यूक्लियाई होता है बेस पे पाया जाता है, और इसके जो फ्री सरफेस पे भी कुछ माइक्रोविलाई भी आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर इसके लोकेशन के बारे में बात करें, दे फाउंड इन लाइनिंग ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन पाई जाती हैं, क्योंकि स्टोमक और इंटेस्टाइन में हमारा क्या पाया जाता है, ढेर सारे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो हमारे खाने को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगला बात करें फंक्शन की, ये सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अब जो हमारा सेल्स इसके अंदर टॉल लंबी लंबी सेल्स हो गई, इसलिए इसको टॉल सेल के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से इसको पूरा याद करिए। अगला हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एपिथेलियम में, तो यहाँ पर देखेंगे इसको फर्दर डिवाइड किया गया आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। जो हमारे स्ट्रेटिफाइड के जो अलग अलग डिफिनीशन, लोकेशन, फंक्शन के बारे में बात किया जाए, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस अब यहाँ पर सब मल्टीपल लेयर हो जाएंगी, और इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, एक क्रिटिनाइज और एक नॉन क्रिटिनाइज। इसका लोकेशन बारे में बात करेंगे, स्किन, माउथ, थ्रोट एंड वेजाइनल पार्ट में पाया जाता है। इसका फंक्शन काम क्या है, प्रोटेक्शन। और एक केराटिन जो होता है मैक्स स्किन वाटर प्रूफ, ये हमारा जो स्किन होता है, जो हमारे स्किन को वाटर प्रूफ बनाने में यही हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल के बारे में बात करें, ये हमारा 2 या मोर लेयर का बना होता है, क्यूब शेप सेल होती है। और इसका लोकेशन बारे में बात करो, जो हमारे स्वीट ग्लैंड होती है, जो यूरेटर्स होते हैं, जो मेल का यूरेथ्रा होता है और जो एनस होता है वहां पे पाया जाता है। नेक्स्ट अगर इसके फंक्शन के बारे में बात करोगे, प्रोटेक्शन मदद करता है, सिक्रीशन मदद करता है, एब्जॉर्प्शन मदद करता है। अगर स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर के बारे में बात करोगे, ये हमारे सेवरल लेयर्स की बनी होती हैं, रेक्टेंगुलर इन शेप होती हैं, और ये हमारा पाया जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, लाइनिंग ऑफ आईलिड में पाया जाता है, जो हमारे आंखों की आईलिड होती है ना वहां पे पाया जाता है, और ये हमारा हेल्प करता है प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन में। तो इस तरीके से इसको याद करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पूछा गया है विच एपिथेलियम हैज हाइट मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब किस उपकला की ऊंचाई इसकी चौड़ाई से अधिक होती है। ऑप्शन पढ़िए, स्क्वैमस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल या ट्रांजिशनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो कॉलमनर होता है, 9th का करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। कॉलमनर यह ऐसी उपकला है जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, तो 9th का बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th का। 10th पढ़ते हैं। पूछा गया है माइक्रोविलाई आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ विच टिश्यू इन पीसीटी ऑफ द किडनी, मतलब किडनी के जो पीसीटी बोले तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यानी किडनी के पीसीटी में किस ऊतक की सतह पर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। तो ऑप्शन पढ़िए, स्क्वैमस के, कॉलमनर के, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के या सिलिएटेड के। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा किसके पाए जाती हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। तो 10th का करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। पूछा गया है द फंक्शन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम, आपको बताना कि सिलिएटेड एपिथेलियम का काम क्या होता है। तो सिलिएटेड एपिथेलियम की हिंदी क्या होती है, इसमें पश्चिमाभी उपकला बोलते हैं, और इसका जो कार्य होता है ऑप्शन पढ़िए, प्रोटेक्शन में, व्हाइट स्टोरेज में, या मूव पार्टिकल, या म्यूकस, या ब्लड क्लॉटिंग। अगर आप पढ़ेंगे जो सीलिया होता है इसका मेन रोल होता है पार्टिकल्स को मूव कराने में या म्यूकस को मूव कराने में। इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 11th का सी वाला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। पूछा गया ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज फाउंड इन, ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन पढ़िए, स्किन में, यूरिनरी ब्लैडर में, या लंग में, या हार्ट में। तो अगर आप इसे याद करेंगे, ट्रांजिशनल एपिथेलियम हमारा कहाँ पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
पूछा है विच टिश्यू कंटेन क्रिटेनाइज सेल, किस टिश्यू में क्रिटेनाइज सेल पाई जाती हैं। ऑप्शन पढ़े स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, नॉन कॉर्निफाइड, सिंपल कॉलमनर, ट्रांजिशनल या स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड। तो 13 का राइट आंसर होगा हमारा जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड होता है, कॉर्निफाइड वाले में हमारा क्रिटेनाइज सेल पाई जाती हैं। 13 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 पढ़ते हैं। पूछा है वेयर इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम फाउंड। अब की बार नॉन कॉर्निफाइड पूछा कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन पढ़िए स्किन में, नेल में, ओएसोफेगस या वेजाइनल म्यूकोसा में या पाल्म्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ओएसोफेगस एंड वेजाइनल म्यूकोस में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम पाई जाती है। 14 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। विच इज द मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी, मतलब शरीर में सबसे प्रचुर और व्यापक रूप में वितरित ऊतक कौन सा है। ऑप्शन पढ़ते हैं एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर या नर्वस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू जो शरीर में बहुत मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हम अगर डिटेल में देखें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट, यही तो पूछा गया था, और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और हमारे कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर पाया जाता है। दे आर नेम कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला गया, क्योंकि इनके पास स्पेशल फंक्शंस होती हैं, ये लिंक करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक ऑर्गन या एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से, इसलिए इसको कनेक्टिव यानी कनेक्शन प्रोवाइड करता है। द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड हैविंग द मोर इंटरसेलुलर स्पेस, और इनके अंदर जो स्पेस होता है सेल के आपस में थोड़ा ज्यादा होता है। अगर इसके कॉमन कंपोनेंट बारे में बात करें, इसके अंदर सेल्स पाए जाती है, फाइबर्स पाए जाते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस पाए जाते हैं। सेल्स बोले तो फाइब्रोब्लास्ट होती है, मैक्रोफेजेज, मास्ट सेल्स होती है, एडिपोसाइट्स होती है। फाइबर में कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर होती है, और ग्राउंड सब्सटेंस में जेल लाइक मैट्रिक्स पाई जाती हैं। अगर इसके टाइप के बारे में बात करें, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। चलिए इसके डिटेल में अगर बात किया जाए आगे, अभी नेक्स्ट में इसके सारे टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन में। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 पूछा है टेंडन ज्वाइंट, जो हमारा टेंडन होता है वो किसको किससे जोड़ता है। ऑप्शन पढ़ते हैं बोन टू बोन को, बोन टू मसल्स को, मसल्स टू मसल्स को, या नर्व टू मसल्स को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका टेंडन जो होता है हमारा बोन टू मसल्स को ज्वाइन करता है। तो 16 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला। अगर ये आपसे पूछ लेता बोन टू बोन, अगर आपसे पूछता बोन टू बोन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका जो हो जाएगा हमारा लिगामेंट। जो हमारा लिगामेंट होता है वो हमारा बोन टू बोन के लिए अटैचमेंट कराने में हेल्प करता है। अगर इसका भूल जाना है तो एक ट्रिक है, आपको याद रखना है बबली। तो बबली से आप याद कर सकते हैं कि हमारा जो बोन टू बोन को कनेक्ट कराता है वो कौन कराता है, लिगामेंट कराता है। इस तरीके से ये याद रहेगा। अगर लिगामेंट का याद है तो आपका टेंडन का अपने आप याद हो जाएगा। यानी बोन को बोन से कौन कनेक्ट कराता है, ली से लिगामेंट हो जाएगा, और बोन को मसल्स का आपका टेंडन तो हो ही गया। इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। 17 पूछा गया विच टिश्यू स्टोर फैट, कौन सा टिश्यू जो फैट स्टोर करता है, यानी कौन सा ऊतक वसा का संचय करता है। ऑप्शन एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू या इलास्टिक टिश्यू। तो 17 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एडिपोज टिश्यू होता है जो फैट स्टोर को लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 17 का करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल में हम यहाँ पर देखते हैं जो लूज कनेक्टिव, सबसे पहले बात करेंगे लूज देन डेंस। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे नाम बता, लूज मतलब लूजली अरेंज होगा, इसके अंदर ज्यादा मात्रा में ग्राउंड सब्सटेंस होगा और ये सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी मदद करेगा। और इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर एडिपोज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के डिफिनीशन के बारे में बात किया जाए तो ये लूजली अरेंज होते हैं और कंसिस्ट ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर होता है। इनका लोकेशन कहाँ होता है, लोकेटेड बिटवीन द ऑर्गन अंडर द स्किन में पाए जाते हैं। इसका हेल्प क्या काम होता है, हेल्प इन पैकेजिंग मदद करता है, पैकिंग में, बाइंडिंग में, सपोर्ट करने में, और ये हमारे कनेक्ट करता है स्किन को मसल से भी। अगर एडिपोज टिश्यू के बारे में बात करें, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ एडिपोसाइट जिसे फैट सेल्स बोलते हो, एंड फ्यू नंबर ऑफ फाइब्रोब्लास्ट भी पाई जाती है। और इसका लोकेशन बारे में बात करोगे, इट लोकेटेड अंडर स्किन और अराउंड द किडनी के पास ज्यादा पाई जाती हैं। इसके फंक्शन क्या होते हैं, हेल्प इन एनर्जी स्टोरेज मदद करती हैं, एज ए इंसुलेशन मदद करती हैं, प्रोटेक्शन में भी मदद करती हैं, और फैट को भी स्टोर करती हैं।
रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ रेटिकुलर फाइबर एंड रेटिकुलर सेल्स पाई जाती हैं। अगर लोकेशन बारे में बात करोगे, स्प्लीन में पाई जाती हैं, लिम्फ नोड में पाई जाती हैं, बोन मैरो में पाई जाती हैं। अगर फंक्शन बारे में बात करोगे, इट फॉर्म दी स्ट्रोमा ऑफ ऑर्गन्स बनाती हैं। इस तरीके से आपने देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस में नाम ही बता रहा, डेंस मतलब बहुत पास पास हो, घने होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, लेस ग्राउंड सब्सटेंस होगा। ये भी प्रोवाइड करेगा स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंट। इसके 3 टाइप होते हैं, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और इलास्टिक टिश्यू। डेंस रेगुलर का डिफिनेशन अगर देखेंगे, द ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर, सो इसमें रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है, इसीलिए इसको नाम ही बोला गया डेंस रेगुलर। नेक्स्ट अगर इसके बारे में बात करते हैं, इन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रो बिटवीन दी मैनी पैरेलल बाउंडल ऑफ फाइबर में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए बंडल ऑफ फाइबर पैरेलली अरेंज सब। अगर इसका लोकेशन बारे में बात करो, इट इज लोकेटेड इन टेंडन एंड लिगामेंट पाई जाती हैं। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टेंडन का रोल क्या होता है, अटैच करती है मसल्स को बोन से, और लिगामेंट का रोल क्या होता है, अटैच करती है बोन टू बोन। वही बबली वाला ट्रिक याद करिएगा, बोन टू बोन हमारा लिगामेंट हो जाएगा, बाकी जो बचा मसल्स टू बोन हमारा टेंडन हो जाएगा। फंक्शन क्या होता है, स्टोर करता है, हेल्प करता है इन स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, चीजों को मजबूती से अटैचमेंट करवाने में मदद करता है हमारा डेंस रेगुलर। बात करें डेंस रेगुलर की, डेंस इरेगुलर क्या डिफिनेशन क्या है, दी ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर, इसमें जो होता है इरेगुलर पैटर्न में होता है, उसका नाम में उसका डिफिनेशन छुपा है, एंड इसको डेंस, इसलिए इसको डेंस इरेगुलर टिश्यू बोलते हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट होता है एंड मैनी फाइबर्स होते हैं जो मोस्टली कोलाजन्स होते हैं, दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, जिनका ओरिएंटेशन अगड़म अगड़म होता है डिफरेंटली। देखो ऐसा कोई पैटर्न ही नहीं है ना, इस तरीके से। और ये लोकेटेड होता है इन दी डर्मिस ऑफ द स्किन के डर्मिस में पाया जाता है। फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प इन दी स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में जो हमारे बॉडी में जो स्ट्रेंथ मजबूती प्रोवाइड करने का काम डेंस रेगुलर कराता है। इलास्टिक फाइबर टिश्यू क्या होता है, इट इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है और लोकेटेड होता है इन दी एओर्टा में, लार्ज आर्टरी में और बोन मैरो में। इसका रोल क्या होता है, इन ब्लड वेसल्स के वाल में पाई जाती हैं। और तो इस तरीके से आपने देखा डेंस पूरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अगर हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें तो हेल्प करता है, मेंटेन करता है करेक्ट पोस्चर एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। इनमें 3 होते हैं, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड के बारे में। कार्टिलेज के बारे में यहाँ पर आप पूरा डिफिनेशन देख सकते हैं। कार्टिलेज मोस्टली प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में एंड ये सपोर्टिंग सिस्टम की तरह काम करता है। और इसके अंदर जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज होता है और ये सॉलिड एंड प्लायबल होता है जो रजिस्ट करता है कंप्रेशन को। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इसके अंदर जो सेल्स होती है कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं और इनक्लोज होते हैं स्मॉल कैविटी में। और मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज जो होती है इनवर्टिब्रेट एम्ब्रियो में वो रिप्लेस कर दी जाती है बोन्स के फॉर्म में जब वो एडल्ट हो जाती है। इसलिए कभी आपने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर हड्डियां 300 से ज़्यादा के आसपास होती हैं और जो एडल्ट हो जाते हैं उसमें 206 के आसपास ही रह जाती हैं। यही रीजन होता है। और जो कार्टिलेज होता है प्रेजेंट होता है हमारे टिप ऑफ नोज, हमारे नाक का नोज है वहाँ पाई जाती है, और आउटर ईयर जॉइंट में जहाँ पर हमारा आउटर ईयर जॉइंट होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर मात्रा में कार्टिलेज पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बोन्स के बारे में बात करते हैं। बोन्स दी ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर, सो इसका बोन्स का जो ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर होता है इरेगुलर पैटर्न होता है और इसके अंदर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट मैनी फाइबर्स होते हैं। जो बोन्स सेल्स होती हैं उसे ओस्टियोसाइट बोलते हैं। और हमारा पाया जाता है एक स्पेस, इसके अंदर जो एक स्पेस होता है उसको लैक्ने बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्ने। और इसके अंदर लिम्ब बोन्स सच एज, इसके अंदर लॉन्ग बोन्स लेग के अंदर होता है जो सर्व एज ए वेट बेरिंग फंक्शन, जो हमारे बॉडी का जो वेट होता है इसी लिम्ब बोन पे ही डिपेंड करता है। एंड दे आल्सो इंटरेक्ट विथ स्केलेटल मसल के साथ मिलके अटैच रहता है एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, और जो भी मूवमेंट हम लोग करते हैं इसी की मदद से कर पाते हैं। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। बोन मैरो के अंदर कुछ बोन्स ऐसे होते हैं जिसे रेड बोन मैरो बोलती हैं, वो क्या करवाती हैं, ब्लड का प्रोडक्शन भी करवाने में हेल्प करती हैं। अब ब्लड क्या होते हैं? ब्लड हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिनके अंदर प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। इनका जो मेन सर्कुलेटिंग इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन का, इस तरीके से एंड न्यूट्रिएंट का भी ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। इस तरीके से आपने पूरे डिटेल में देखा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 पूछा गया, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ, जो हमारा व्हाइट फाइब्रस टिश्यू होता है किससे बना होता है? ऑप्शन पढ़ते हैं, इलास्टिक फाइबर,
कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर या मसल फाइबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कोलेजन फाइबर का बना होता है, करेक्ट आंसर सेकंड होगा। आगे चलते हैं 19 का। 19 पूछा गया वेयर इज इलास्टिक टिश्यू फाउंड, यानी लचीला ऊतक कहाँ पाया जाता है? अवाल ऑफ आर्टरी में या लीवर में या स्किन में या आपके बोन में? तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा वॉल ऑफ आर्टरी होती है इनके अंदर लचीलापन होना चाहिए, इसलिए आर्टरी के वाल में हमारे इलास्टिक टिश्यू पाए जाएंगे। 19 का ए वाला हो जाएगा। 20 पे आते हैं। 20 पूछा गया लिम्फाइड टिश्यू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, जो हमारे लिम्फाइड ऊतक होते हैं किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं? ऑप्शन पढ़िए, फिजिकल इंजरी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन या हीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारे लिम्फाइड टिश्यू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट आंसर सेकेंड होता है। आगे चलते हैं 21 पे। 21 पढ़ते हैं। पूछा है रेटिकुलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन, जो हमारे रेटिकुलर टिश्यू होते हैं यानी जालीदार ऊतक कहाँ पाया जाता है? जल्दी बताइए। ऑप्शन है स्प्लीन, लीवर में या लिम्फ ग्लैंड में या ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन अगर आपने पढ़ेंगे जो हमारा स्प्लीन होता है, जो हमारा लीवर होता है, जो हमारा लिम्फाइड ग्लैंड होते हैं, इन सब में हमारे रेटिकुलर टिश्यू पाए जाते हैं, इसलिए 21 का करेक्ट आंसर होता है डी वाला। आगे हम देखते हैं 22 पढ़ते हैं। पूछा गया है कार्टिलेज इज कवर्ड बाय विच मेम्ब्रेन, जो हमारा कार्टिलेज होता है किस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है? कार्टिलेज को हम उपास्थि बोलते हैं, वो किस झिल्ली में से ढकी होती है? ऑप्शन पढ़िए, पेरियोस्टियम, पेरिकॉन्ड्रियम या पेरिकार्डियम या प्लूरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ये पेरिकॉन्ड्रियम से ढकी होती है, तो 22 का करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, पूछा गया है विच इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, सबसे कठोर संयोजी ऊतक कौन सा है? ऑप्शन पढ़िए, कार्टिलेज, बोन, ब्लड और एडिपोस टिश्यू। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी बोन हमारा हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। पूछा गया विच सेल्स आर नोन एज बोन फॉर्मिंग सेल, कौन सी सेल्स को बोन बनाने वाली सेल बोलते हैं, यानी किन कोशिकाओं को हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है? 24 का जो ऑप्शन पढ़िए, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट या फाइब्रोब्लास्ट। जिसका जो बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑस्टियोब्लास्ट होगा। ऑस्टियोब्लास्ट को हम लोग बोन फॉर्मिंग सेल बोलते हैं। नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला। आगे चलते हैं 25 पढ़ते हैं। हैवर्सियन केनाल और फाउंड, जो हैवर्सियन नहरें होती हैं किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं, कैंसलस बोन में, कार्टिलेज में या कम्पैक्ट बोन में या स्केलेटल मसल्स में। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कम्पैक्ट बोन के अंदर हमारे हैवर्सियन केनाल पाए जाती हैं। नेक्स्ट 26 पे आ जाओ। व्हाट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, जो हमारे ब्लड का फ्लूइड वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, यानी रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पढ़िए, सेरम, प्लाज्मा, लिम्फ या वाटर। तो करेक्ट आंसर जो होगा उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो 26 का करेक्ट आंसर बी वाला हो जाता है। नेक्स्ट 27 आ जाओ। पूछा गया एरिथ्रोसाइट आर आल्सो नोन एज, एरिथ्रोसाइट को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं, प्लेटलेट, व्हाइट ब्लड सेल, नर्व सेल या आरबीसी या रेड ब्लड सेल। तो अगर आप पढ़ेंगे जो हमारा एरिथ्रोसाइट होता है उसको आरबीसी के नाम से जानते हैं, किसके नाम से? आरबीसी के नाम। 27 का करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। और जो डब्ल्यूबीसी का भी पूछा जाता है, डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जानता है? इसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से बोलते हैं। अगर आपसे पूछे प्लेटलेट को किस नाम से जाना जाएगा, इसको बोलोगे थ्रोम्बोसाइट। इस तरह का बेसिक क्वेश्चन एकदम इजी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पूछा गया लिम्फ कंसिस्ट ऑफ हाउ मच वाटर, जो हमारे लिम्फ होते हैं कितना वाटर पाया जाते हैं? लिम्फ को लसिका बोलते हैं। लसिका में कितना प्रतिशत जल होता है? ऑप्शन पढ़िए, 50%, 80%, 54%, 99%। अगर आप पढ़े होंगे जो हमारा लिम्फ होता है इसके अंदर 90 से 95% के अप्रॉक्स वाटर पाया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर 94 हो जाएगा, 28 का सी वाला। आगे चलते हैं 29 पढ़ते हैं। पूछा मसल फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड, जो पेशी तंतु जो महीन तंतुओं से बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन पढ़िए, ओस्टियोन या मायोफाइब्रिल या फेसिकल्स या न्यूरॉन्स। तो हमारे मसल फाइबर जो बने होते हैं फाइन फाइब्रिल से बोलते हैं मायोफाइब्रिल। 29 का करेक्ट आंसर बी वाला हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया विच मसल्स इज वॉल्यूंटरी नेचर, वॉल्यूंटरी मतलब जो हम अपनी इच्छा अनुसार कर सके, यानी कौन सी मांसपेशी प्रकृति में स्वैच्छिक होती है, यानी हमारी इच्छा अनुसार जो कार्य करती है? ऑप्शन पढ़िए, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल या ऑल ऑफ दिस। इसमें से जो हमारा स्मूथ और कार्डियक होती है हमारी इनवॉल्यूंटरी होती है, तो ये हमारा होगा नहीं। और हमारा स्केलेटल अकेला ऐसा मसल्स है इसमें तीनों में से जो वॉल्यूंटरी नेचर होती है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला। आगे चलते हैं, यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं मसलर टिश्यू बारे में। तो मसल टिश्यू और स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है जो बनी होती है मसल्स फाइबर की,
जो कनेक्ट दैट कैन कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती रहती हैं और प्रोवाइड करती हैं मूवमेंट एंड फोर्स को। इट मेन फंक्शंस इंक्लूड, क्या होता है इसका मेन काम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन में जो भी मूवमेंट होता है तो उसको करवाता है, पोस्चर को मेंटेन करवाता है, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को भी हेल्प करता है, हीट का प्रोडक्शन करता है। टाइप के बारे में बात करें, तीन होता है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। अगर इसके तीनों में डिफरेंस देखा जाए, स्केलेटल हमारा इसमें स्टेरिएशन यानी धारियां पाई जाती हैं, देखो यहाँ पर धारियां दिख रही ना, और जो स्मूथ मसल्स में धारियां नहीं पाई जाती, देखो कहीं भी नहीं दिख रही धारियां यहाँ पर देखो। और जो कार्डियक होते हैं इसमें भी धारियां पाई जाती हैं। कंट्रोल वाले में बात करें तो स्केलेटल ही अकेला ऐसा जो वॉल्यूंटरी अपनी इच्छा अनुसार हम कर सकते हैं, और जो स्मूथ इनवॉल्यूंटरी होता है, कार्डियक इनवॉल्यूंटरी होता है। और जो न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो स्केलेटल में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, स्मूथ में केवल सिंगल न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, और कार्डियक में भी सिंगल होती है, वन न्यूक्लियाई होती है। अगर शेप के बारे में बात करें, स्केलेटल जो लॉन्ग सिलिंड्रिकल के जैसी दिखती है, स्मूथ हमारी स्पिंडल शेप दिखती है, कार्डियक हमारी ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिलता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछेगा किस टाइप के टिश्यू में ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिलता है, तो हमारा कार्डियक टिश्यू हो जाएगा। अगला लोकेशन बारे में बात करोगे तो स्केलेटल हमारे अटैच टू बोन से अटैच रहती हैं, स्मूथ हमारे विसरा वाले पार्ट में पाई जाती हैं, कार्डियक अकेला हार्ट में ही पाया जाता है, नाम ही है कार्डियक। अगला अगर इंट्रासेलुलर डिस्क के बारे में बात करेंगे, स्केलेटल में एब्सेंट होता है, स्मूथ में एब्सेंट होता है, कार्डियक ही अकेला है जिसके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। ओके, इस तरीके से आपने मसल टिश्यू के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। पूछा है स्मूथ मसल आल्सो नोन एज, अभी वही आपसे पूछा गया कैसे, वॉल्यूंटरी मसल, इनवॉल्यूंटरी मसल, स्टेरिएटेड या स्केलेटल। आपको पता ना चाहिए हमारा स्मूथ मसल्स होती हैं हमारा इनवॉल्यूंटरी नेचर में होती हैं, हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती हैं। 31 का करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा। आगे 32 पे पढ़ते हैं, वेयर और स्मूथ मसल फाउंड, स्मूथ मसल्स यानी चिकनी मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन पढ़िए, बाइसेप्स में, हार्ट में, या स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में, या थाई में। तो 32 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा स्टोमक और इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल पाई जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं। पूछा गया स्पेस बिटवीन टू लेयर ऑफ बोन कंटेनिंग ऑस्टियोसाइट इज कॉल्ड, यानी अस्थि कोशिकाओं वाली हड्डी की दो परतों के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पढ़िए, कैनालिकुली, मैट्रिक्स, मैरो या लेक्ने। तो 33 का करेक्ट आंसर जाएगा लेक्ने बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हाँ, नेक्स्ट 34 पे आ जाओ। पूछा गया विच ब्लड सेल्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, यानी O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन में कौन सी ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ऑप्शन लिकोसाइट, प्लेटलेट, एरिथ्रोसाइट या मोनोसाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा एरिथ्रोसाइट, जिसे आप RBC बोलते हो, ये हमारा हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस लाइक CO2 एंड O2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 एंड लास्ट क्वेश्चन। पूछा है दी सेल कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू, हमारा जो सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है किसकी मदद से। ऑप्शन है न्यूक्लियस, जंक्शन, या फाइबर, या मैट्रिक्स। तो ये जंक्शंस की मदद से हमारा जो सेल होता है कम्युनिकेट करता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इस तरीके से आपने 35 का करेक्ट आंसर देखा बी वाला। अब हम नर्वस टिश्यू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नर्वस टिश्यू जो एग्जर्ट करता है ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस, जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिस्पॉन्सिवनेस होता है उसको कंट्रोल करता है नर्वस टिश्यू। इसके अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जो हमारा न्यूरॉन जो होता है यूनिट होता है नर्वस न्यूरल टिश्यू का एक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होता है, और इसके अंदर एक्साइटेबल प्रॉपर्टी होती है। जो नर्वस टिश्यू होती है स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है, रिसीव करते स्टिमुलाई को, उसको फिर जो भी स्टिमुलस मिलेगा उसके अकॉर्डिंग कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को, देन कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी के एक्टिविटी को। अगर आप देखेंगे नर्वस टिश्यू के अंदर दो टाइप की सेल्स होती है, न्यूरॉन्स होती है, न्यूरोगलिया होती है, न्यूरोगलिया को सपोर्टिंग सेल्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स के नर्वस टिश्यू के फंक्शंस क्या होती हैं, ये स्टिमुलाई को रिसीव करती हैं, जैसे आपको कोई टच किया, कोई पेन हुआ, या कहीं टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, कहीं जल गया, या कहीं लाइट हुआ, तुरंत हमारा रिस्पॉन्स स्टिमुलाई उसे रिसेप्टर के थ्रू रिसीव करेगा। उसके बाद और क्या काम करता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कराता है, कोऑर्डिनेट बिटवीन ऑर्गन के बीच में कोऑर्डिनेट भी करता है, सामंजस्य बनाए रखता है, और वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है रिफ्लेक्स एक्ट। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है, जो हमारे बॉडी में अचानक होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट किसी गर्म चीज पर टच हो जाता है, हमारे हाथ अपने आप हट जाता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। हमारे आंखों के सामने अचानक से कोई चीज आ जाए तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, अपने आप हो जाता है, आपके ना चाहते हुए भी, यही हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। आगे अगर बात करें न्यूरॉन्स क्या होती है, न्यूरॉन्स एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो कंडक्ट करती है नर्व इम्पल्स को
न्यूरॉन्स आर दी फंडामेंटल यूनिट होती हैं ब्रेन की या नर्वस सिस्टम की। इट कंपोज ऑफ सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स होती हैं। अगर डिफरेंट पार्ट के बारे में बात करना चाहें यहाँ पर देख सकते हो, ये जो सोमा होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटॉन बोलते हैं, सेल बॉडी होती है। और ये हमारा डेंड्राइट्स होता है जो डिफरेंट टाइप के सिग्नल को रिसीव करता है। जब सिग्नल को रिसीव करेगा उसके बाद हमारा लेके जाता है एक्सॉन की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा माइलिन शीथ होता है, यहाँ पर दो माइलिन के शीथ के बीच में जो स्पेस होता है नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं। और ये हमारा जो पूरा पोर्शन होता है इसे एक्सॉन बोलते हैं। और लास्ट में हमारा एक्सॉन जाके हमारा एक्सॉन टर्मिनल जब में जाके खुलता है, और यही एक्सॉन टर्मिनल फिर से किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जाके अटैच होते हैं। इस तरीके से कनेक्शन बना रहता है एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन का। तो आगे सेल बॉडी को क्या बोलते हैं, साइटोन या सोमा बोलते हैं। क्या करता है, कंटेन करता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। डेंड्राइट्स क्या होता है, शॉर्ट एंड ब्रांच होते हैं, वही रिसीव करता है इंपल्स डिफरेंट रिसेप्टर से। एक्सॉन क्या होता है, लॉन्ग सिंगल फाइबर होते हैं, कंडक्ट करते हैं इंपल्स को और ये अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से चीजों को दूर लेके जाती हैं। और कवर्ड बाई माइलिन शीथ से कवर्ड होती हैं। तो आगे पढ़ेंगे तो हमारे न्यूरॉन के दो टाइप होते हैं, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड मतलब जिसके अंदर माइलिन शीथ पाया जाता है, नॉन माइलिनेटेड मतलब जिसके अंदर माइलिन शीथ ना पाया जाए। तो इस तरीके से आज हमने बात किया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 35 MCQ रिलेटेड टू टिश्यू। तो ये वीडियो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा, इससे क्वेश्चन आने वाले हैं पक्का। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तब तक हम लोग मिलते हैं नए वीडियो साथ। थैंक यू सो मच।